दोस्तों, एक बार फिर से लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपने लास्ट वीडियो में सीखा शेयर मार्केट क्या है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर देखें। आज मैं बात करूंगा कि किसी कंपनी का शेयर खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप ज़रा सोचिए कि जब आप 100 या 200 रुपये का 1 केजी सेब खरीदने के लिए बाज़ार जाते हैं तो आपके मन में क्या क्या सवाल आता है। जैसे क्या यह सेब अच्छा है या ख़राब है, मीठा है या खट्टा है। लेकिन क्या जब आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का लाखों रुपए का शेयर खरीदते हैं तो आपके मन में ये सवाल आता है कि यह कंपनी का शेयर महंगा है या सस्ता है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्या ये कंपनी 20 या 30 साल तक लगातार प्रॉफिट कर पाएगी या नहीं। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हम जिस टेक्निक्स या मेथड्स का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, जिसमें हम जिस कंट्री के शेयर मार्केट में रुपए लगाते हैं उस कंट्री का इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। दूसरा है सेक्टर एनालिसिस, जिस कंपनी का शेयर खरीदते हैं वो कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग्स करता है उन सेक्टर्स का एनालिसिस करते हैं। जैसे कुछ कॉमन सेक्टर्स है बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा। एंड लास्ट में हम कंपनी एनालिसिस करते हैं। कंपनी एनालिसिस को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम नंबर्स एंड रेशो का स्टडी करते हैं। बेसिकली इसमें हम कंपनी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का स्टडी करते हैं। दूसरा है क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें कंपनी के मैनेजमेंट का क्वालिटी, कंपनी का ब्रांड वैल्यू, उनका ट्रेडमार्क, उनके पेटेंट के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस करते समय सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, देन सेक्टर एनालिसिस एंड देन लास्ट में कंपनी एनालिसिस करते हैं तो उसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। अगर हम कंपनी का एनालिसिस सबसे पहले करते हैं तो उसे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे पहला पार्ट यानी मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कैसे करते हैं। आप जरा सोचिए कि आप जिस कंट्री के भी शेयर मार्केट में रुपये लगाना चाहते हैं तो उस कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि आप ये बोलेंगे कि कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल होना चाहिए और ग्रो भी होना चाहिए, तभी तो आपकी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा और शेयर मार्केट भी ग्रो होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आप कैसे जानेंगे कि किसी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अच्छा है या नहीं और वो ग्रो कर रहा है कि नहीं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पैरामीटर्स है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एक एक करके समझेंगे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है और इसका असर शेयर मार्केट में कैसे पड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जीडीपी क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यानी एक साल के अंदर किसी कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ है उनका कंबाइंड वैल्यू को कहते हैं जीडीपी। गुड्स यानी वस्तु का मतलब होता है कि आपको रुपए के बदले में सामान मिलता है। जैसे आप बाजार जाते हैं, आप रुपए देते हैं और सामान खरीदते हैं, वो गुड्स है। और सर्विस का मतलब होता है आपको रुपए के बदले में सामान नहीं मिलता, बल्कि आपको रुपए के बदले में आपका पर्पस तो सॉल्व हो जाता है लेकिन आपको कोई सामान नहीं मिलता। जैसे आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, उसके लिए आप टिकट लेते हैं और आप प्राइस पे करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको कोई सामान नहीं मिलता बल्कि आपको वो एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देता है। अगर किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि या तो वहाँ पे वस्तुओं का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा होगा या सर्विसेज से ज़्यादा आमदनी हो रहा है। ओवरऑल जीडीपी बढ़ने का मतलब ये है कि वो कंट्री का ग्रोथ अच्छा हो रहा है तो वहाँ का शेयर मार्केट का भी ग्रोथ अच्छा होगा। एंड दूसरा एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई का मतलब है वस्तु और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विस का प्राइस बढ़ जाना। इसका मतलब यह है कि सामान कम है और लोगों के पास ज़्यादा रुपये है, तभी तो सेम सामान के लिए लोग ज़्यादा रुपये देने के लिए राजी हो जाता है। यह सिचुएशन तब पैदा होता है जब सप्लाई कम होता है और डिमांड ज़्यादा होता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो शुरुआत में कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि कंपनी अपना इनपुट इन्वेंट्री जिससे सामान बनाती है वो तो पहले ही खरीद के रख लेती है, जिससे उनका कॉस्ट कम होता है। कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट
इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ ही इमीडिएटली बढ़ जाता है, जिससे कंपनी का प्रॉफिट होता है। कोई भी निवेशक शेयर मार्केट में तभी रुपए लगाता है जब उसे दिखता है कि फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ होगा और प्रॉफिट होगा। इसलिए जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है तो शेयर मार्केट में लोग निवेश कर रहा होता है और कंपनी का शेयर प्राइस महंगा हो रहा होता है। लेकिन महंगाई का हद से ज़्यादा बढ़ जाना भी शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि महंगाई को काबू करने के लिए सेंट्रल बैंक जैसे भारत के आरबीआई लोगों के हाथों से पैसे खींच लेती है, जिनसे लोगों के हाथ में पैसा कम होता है और डिमांड कम हो जाता है। इससे लोग खरीदना भी कम कर देते हैं और महंगाई कम हो जाती है। लेकिन आरबीआई लोगों के हाथों से रुपये खींचने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करती है उसे कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है कि वह इंटरेस्ट रेट जिससे आरबीआई बैंकों को कर्ज देती है। इससे बैंक का लिया हुआ कर्ज पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। इसलिए बैंक भी अपने दिए हुए कर्ज, यानी अगर बैंक किसी कंपनी को या इंडिविजुअल पर्सन को कर्ज देती है तो उसका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। इससे कंपनी अपने प्रॉफिट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कर्ज चुकाने में लगा देती है और कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। उस समय लोग शेयर मार्केट से रुपए निकालकर बैंक एफडीज एंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उस समय बैंक एफडीज और बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट हाई होता है और शेयर मार्केट में कंपनी का प्रॉफिट कम होने से शेयर प्राइस घट जाता है। इसलिए महंगाई बढ़ना शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादा बढ़ना भी शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। एंड तीसरा एंड इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी बेरोजगारी दर। बेरोजगार का मतलब होता है अगर कोई भी देश के निवासी काम करना चाहता है पर उसे काम नहीं मिलता, या अगर काम मिल भी जाता है तो उनका क्वालिफिकेशन या उनका एबिलिटीज़ के हिसाब से काम नहीं मिलता। किसी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा होता है, इसका मतलब है कि उस कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, कंट्री के कंपनी में अच्छा बिजनेस ग्रो कर रहा है, तभी तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा बेरोजगारी कम होना भी शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर बेरोजगारी कम होता है तो लोगों का वेजेस यानी सैलरी बढ़ जाता है, इससे डिमांड बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। और जैसे ही इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ता है, उस कंट्री का सेंट्रल बैंक महंगाई को कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ा देती है, जिससे कंपनी का लिया हुआ कर्ज के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा कर्ज चुकाने में लग जाता है और नेट प्रॉफिट उनका कम हो जाता है। इससे कंपनी अपना एम्प्लॉय को हायर करने के बजाय उसे उस टाइम में फायर करने लगती है। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होना शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम होना भी शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। आज के वीडियो में हमने सीखा मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करते समय 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के कैसे ध्यान रखना चाहिए। जीडीपी बढ़ना चाहिए, यह इंडिकेट करता है कि उस कंट्री में ग्रोथ हो रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए, वो शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी इन्फ्लेशन बढ़ना शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होना चाहिए, वो भी शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होना भी शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि सेक्टर एनालिसिस और कंपनी का एनालिसिस कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो आप अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका भी फाइनेंशियल नॉलेज इम्प्रूव हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।